नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम लोगों ने इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी एमसीक्यू थे उसको टॉपिक वाइज कवर किया है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग के डिमांड के आधार पर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था की जितने भी एमसीक्यू है, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। यहाँ पर टॉपिक वार कंप्लीट करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके इंडियन पॉलिटी को कवर करेंगे। और कुछ भी एमसीक्यू करने की जरूरत कहीं से भी नहीं है आप लोग को। और पूरा व्यापम और पीएससी दोनों में आए हुए हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। पैटर्न पर आधारित जो ट्रेंडिंग में चल रहा है क्वेश्चन, उस आधार पर सारे एमसीक्यू को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इसी अकॉर्डिंग देखोगे तो हमारा आज का पहला टॉपिक है संवैधानिक विकास की घटनाक्रम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया हम लोग आज देखेंगे, ठीक, ओके। तो इसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है। पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2014 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? कलकत्ता में पूछ रहा है ना कि भारत में ना। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले कलकत्ता में बनाया गया था और कलकत्ता के बाद पूरे भारत में लागू किया गया। तो कौन कौन से एक्ट के अंतर्गत ये लागू किया गया था, इसको बताना है। तो भारतवर्ष में प्रथम बार, है ना, बाय विच एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, आपको बताना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1858 का एक्ट, और इनमें से कोई नहीं। बताइए, इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि भारतवर्ष में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट लाया गया था 1973 के एक्ट से, 1973 के एक्ट से, जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट, ओके, याद रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पूरा हम लोग देख लेते हैं। तो क्या होता है, तो देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, और सही आंसर होगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, ओके। इसमें क्या हुआ, तो पहली बार कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर नियंत्रण किया गया। और नियंत्रण को ही क्या करना बोलते हैं, रेगुलेट करना बोला जाता है। रेगुलेट मतलब होता है नियंत्रण। इसी कारण इस एक्ट का नाम ही रख दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट, ओके, याद रहेगा, रेगुलेटिंग एक्ट। कोई दिक्कत बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट ये आपको जानना है। इसमें क्या क्या प्रावधान थे इसको समझिए। तो यह भारत में कंपनी का पहला लिखित संविधान था। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा यह बताया गया कि आपको क्या क्या करना है, तो इस एक्ट को फॉलो करना था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, क्योंकि एक्ट के थ्रू आया था। और साथ ही साथ केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई इस एक्ट के थ्रू। याद रख लेना, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। पहली बार भारत में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसी को पूछा है कब, 1774 में। कौन से एक्ट के तहत, 1773 के अंतर्गत। और इसके मुख्य न्यायाधीश रहे एलिजा इम्पे। तो याद कर लेना भाई इतना चीज को, ठीक है। ये 1773 का एक्ट है जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था। कहां, कलकत्ता में। भारत में पूछे, भारत में, तो आपको 1935 लेना पड़ेगा। 1935 ये कलकत्ता है ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ब्रिटिश, ट्रेड मोनोपोली
ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज इंडेड। कौन से एक्ट के थ्रू ये जो ट्रेड मोनोपोली थी वो खत्म हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसको बताना है, इसको बताना है सर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर? तो इसका आंसर हो जाना है 1813 का सी चार्टर एक्ट। देखो अब क्या हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट जब 1773 में लागू हो गया, उसके बाद कहा गया कि प्रत्येक 20 वर्ष में इसको हम लोग एक और नया एक्ट लाएंगे, उसमें रिफॉर्म करते जाएंगे, उसमें कुछ चीज शामिल करते जाएंगे, कुछ चीज को हटाते जाएंगे, जिसको कहा जाएगा चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो प्रत्येक 20 वर्षों में आएगा, 20 वर्षों में, तो 20 वर्षों में, प्रत्येक 20 वर्षों में। तो 73 के बाद क्या होगा? 1793 में आया। 1793 के बाद कौन सा में आएगा? इसके बाद जी 1813 में। 1813 के बाद 1833 में, ये 1833 है। इन सब को क्या बोला जाएगा? चार्टर एक्ट बोला जाएगा। और इसी के अंतर्गत देखो 1813 का चार्टर एक्ट आया और उसमें कहा गया कि हमारी जो ट्रेड मोनोपोली है उसको खत्म करके, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार, मोनोपोली समाप्त किया गया। कौन से एक्ट के अंतर्गत? तो याद कर लेना 1813 के, ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ओके, 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। और इसमें एक चीज को छोड़ दिया गया, यहां पर देख लीजिए, उसको बता दिया हूं पूरा। ये देखिए 1813 का चार्टर एक्ट, भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त, इसी को पूछा गया क्वेश्चन में। लेकिन चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, इसी को बार बार पूछता है जी। तो इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं, 3 स्टार याद कर लो। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर मोनोपोली बना रहा, बाकी सब पर मोनोपोली खत्म कर दिया गया। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। यही क्वेश्चन था, ठीक है। साथ ही साथ 1813 के एक्ट में कौन कौन से और प्रोविजन थे? तो ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली, यह भी आपको याद रख लेना। साथ ही साथ भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक धनराशि के व्यय का प्रावधान किया गया। क्यों? क्योंकि देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी था, इस ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए लोग चाहिए थे, जनता चाहिए थे। और ये जनता क्या थे? यहाँ इंडियन थे, और इंडियन ये गोरे लोगों की भाषा समझते नहीं थे, ये बोलते थे इंग्लिश, ठीक है, और ये हिंदी भाषी थे, इंडियन। तो अब क्या किया गया कि ये बोले कि हम लोग कितने लोगों को ब्रिटेन से या यूरोप से ला करके इस कंपनी में भर्ती करेंगे, तो इससे बेटर है कि यहाँ के लोगों को ही शिक्षित किया जाए, यहीं को ये लोगों को ही इंग्लिश सिखाया जाए और उनको अपनी कंपनी में शामिल किया जाए। इसी आधार पर शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान इन्होंने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का बजट जारी किया, व्यय किया। ठीक है, बात समझ रहे हो? इससे देखो साथ ही साथ यही, इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में कुछ अच्छा चीज भी हुआ। तो ये अच्छा चीज हुआ ना, यहाँ के लोगों को साक्षरता किया गया, यहाँ रेलवे आया, ये सब अच्छा चीज भी है ना। तो किसी भी चीज का देखोगे, कोई भी घटना का 2 पक्ष होता है, एक तो पॉजिटिव पक्ष होता है उसका और एक नेगेटिव पक्ष है। तो जैसे ही आप इंडिया में यहाँ ब्रिटिश रूल चला, ब्रिटिश रूल के नेगेटिव पक्ष बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी देखने मिलते हैं, याद रख लेना। तो जब निबंध में लिखना आए तो आप दोनों पक्षों को वहां पर उल्लेख करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1813 के चार्टर एक्ट में ये एकाधिकार समाप्त किया गया, लेकिन क्या को छोड़कर? चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार के छोड़कर, ठीक। ये आपको जानना है, पूरा मैं कवर करूंगा, पूरा ये टॉपिक ही आज कवर करूंगा। चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है,
नहीं है पूछा है ना, सही नहीं है। तो अभी देखें 1813 में क्या क्या है। तो ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रबुद्ध करने की अनुमति मिली, बिल्कुल धर्म प्रचार की अनुमति मिली है ना। यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शासित क्षेत्रों में ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया गया, ये भी है ना, सही है, ठीक है। इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। ये समाप्त, तो यही समाप्त नहीं किया गया था, इसको छोड़कर बाकी चीजों को समाप्त किया गया था। चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी चीजों को समाप्त किया गया था, तो ये गलत, रॉन्ग है, और इसी को रॉन्ग कथन को पूछा गया है, ठीक है। तो ये आई, देखो सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ के पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। यहां से क्वेश्चन हर बार आता है, हर बार यहां से क्वेश्चन उठाया गया है, आपको लेकर चलना है। पीएससी में तो हर बार पूछता है, ठीक है, ठीक। देखिए 1813 आपको याद होना चाहिए, 3 चीज है उसमें, एक तो व्यापार समाप्त, लेकिन किसको छोड़कर, ये ईसाई मिशनरी और शिक्षा पर 1 लाख रुपए तक का व्यय, ये 3 चीजों को 1813 के एक्ट में आपको याद करना है। 1713 आपका 73 का जानते हो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, समझ गए ना। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक्ट पारित किया था और रेगुलेट किया गया था, ठीक है, याद कर लेना। उसमें कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, पूरे जितने भी एक्ट और चार्टर एक्ट हैं उन सबको यहां पर देखेंगे। चलिए देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू जो भी प्रोविजन थे उसके आधार पर इसको चयन करना है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन को चयन करना है। देखते हैं, कथन सही पूछा है ना, सही कथन कौन सा है। तो इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई, ये 7 गलत है, 5 था, बाद में एक और जुड़ा तो 6 हो गया था, ठीक है। विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई, ये भी एक प्रकार से त्रुटि ही है, इसको ऐसा लिख सकते हो 6 से 12 कर दी गई, ठीक है, 6 से 12 कर दी गई, ऐसा था, ठीक है, इसको याद कर लेना, ठीक। प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया, तो बिल्कुल प्रांतीय और केंद्रीय विषय था, उसमें स्पष्ट रूप से भेदभाव था, तो ये भी गलत हो गया। तो तीनों ऑप्शन गलत है अकॉर्डिंग टू। अगर इसको ऐसा पूछ देता सदस्यों की संख्या कम से कम 6 से 12 तक, 6 से लेकर 12 तक कर दी गई तो ये सही हो जाता, लेकिन ये थोड़ा सा पूछा गया त्रुटि है, तो इसमें तीनों को गलत लेते हुए सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एग्जाम है और इस एग्जाम में इसको विलोपित किया गया था, स्टार लगा था, विलोपित किया गया था, क्योंकि देखिए इसमें सही क्वेश्चन पूछा है, सही कौन सा है, तो किसको लोगे। चलो मान लो 2 को सही भी ले लो, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12, मीनिंग वैसा ही है सर, सही भी ले लेते हो, तो ऑप्शन भी तो नहीं है, तो इस अकॉर्डिंग इसको विलोपित किया गया था। और इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ये 6 से 12 है, ये 5 है, और इसमें स्पष्ट भेदभाव किया गया है। इस एक्ट के जो प्रोविजन थे इसको भी हम लोग आगे देख लेते हैं। 2021 का क्वेश्चन है, देखिए प्रीलिम्स का, और इसमें देखिए इसको विलोपित किया गया था क्योंकि ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग मिला नहीं। अगर 2 ऑप्शन रह जाता तो शायद उसको आंसर सही ले लेता, लेकिन वो भी नहीं था ऑप्शन में। अब देखिए 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम में देखोगे तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ, और विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड कैनिंग ने। याद कर लेना, पोर्टफोलियो सिस्टम भी बोलते हैं इसी को, विभागीय प्रणाली। पोर्टफोलियो कौन कौन सा पोर्टफोलियो, जैसे भाई मंत्रियों को मिलता है ना, मंत्रियों को अलग अलग पोर्टफोलियो, अलग अलग विभाग मिलता है ना, समझ रहे हो ना, स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा मंत्रालय, इसको जनजाति कल्याण मंत्रालय, तो अलग अलग विभाग मिला, उसी को बोलता है अलग अलग पोर्टफोलियो। तो इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम कहा गया, और इसको शुरू किया किसने, तो कैनिंग ने, याद कर लेना। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करते हुए इसमें विधि विशेषज्ञ के रूप में कौन सा
पांचवा बाद में छठवां भी जुड़ा, बाद में छठवां जुड़ा, याद कर लेना। ठीक है, 1874-74 के करीब करीब छठवां भी जुड़ा, लेकिन 5 ही था पहले। ठीक है, इसको याद कर लेना। और गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई, तो इसको भी याद कर लेना। 3 चीज, एक तो विभागीय प्रणाली, अध्यादेश, और इसमें जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्य है उसमें कितने सदस्य थे, तो 5 थे इसको। और इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो अध्यादेश, एक विभागीय प्रणाली। ओके, याद कर लेना भाई। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्यपालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो बताना है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा, अभी बताया हूं, विभाग या विभागीय पद्धति 1861 याद कर लेना। 1861 और उसके सारे प्रावधान बता दिया है ना, तीनों चीज बता दिया उसमें, विभागीय प्रणाली, अध्यादेश। और इसके अलावा 1858 को देख लो, यहाँ पर 1858 का एक्ट क्या बोलता है, उसका आंसर 1861 वाला होगा ना, ये आंसर होगा उसका। लेकिन आपको भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या बोलता है, इसको भी देख लो। 1858 के पहले क्या हुआ था इसको समझो, तो 1858 से पहले 1857 का 1857 की क्रांति हुई थी, इसको याद कर लेना भाई। क्रांति जी, 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई थी कि उन लोग को लगा कि कुछ वर्षों में इंडियंस हमारे खिलाफ इतना बड़ा विद्रोह कर देंगे कि हमको भागना पड़ जाएगा। इसी कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतों को पूरी तरह से खत्म करते हुए यहाँ के जितने भी अधिकार थे उसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया और एक एक्ट पारित किया। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है, और उसी में भारत का शासन कंपनी से छीन करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। अब ब्रिटिश ही कंट्रोल करेंगे तभी यहां पर सत्ता ज्यादा समय तक चल पाएगा, उनको ऐसा महसूस हुआ और इस कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को छीन करके उन्होंने अपने हाथों में ले लिया ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। इसी कारण ब्रिटिश कंपनी से अधिकार छीन करके ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, ठीक, ये आपको जानना है पहला चीज इस एक्ट के अंतर्गत। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार की जो बात है, जो मतलब कार्य है उसी को करेगी, ठीक है। भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। इसके बाद देखोगे तो अब भारत में मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई। जो बीओसी और सीओडी बना था, बीओसी और सीओडी बना था, ये पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत बना था, याद रख लेना। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत वो कब आया था, तो 1784 में आया था। 1773 के बाद 1784 में उस समय के रेमजे पिट्स थे, उन्होंने प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट लागू किया था और उसमें बीओडी सीओडी का कॉन्सेप्ट था, उसको खत्म करके इस बीओसी और सीओडी के जो कॉन्सेप्ट है उसको समाप्त करके इसको समाप्त कर दिया गया और यहां पर द्वैध शासन का अंत कर दिया गया, ठीक है। और इसके बाद देखोगे तो भारत का जो गवर्नर जनरल होता था, इस गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया। अब जितने भी यहां पर होंगे वो वायसराय कहलाएंगे, गवर्नर जनरल नहीं कहलाएंगे। तो याद रख लेना गवर्नर जनरल का कॉन्सेप्ट कैसे आया। पहले था गवर्नर, ओके, गवर्नर, फिर गवर्नर से बंगाल का गवर्नर बना, बंगाल के गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल जो पूरे भारत को कंट्रोल करता था, ठीक है। फिर भारत का बना, भारत का गवर्नर जनरल, फिर ये बन गया वायसराय।
वायसराय। इस तरीके से अब जो भारत का गवर्नर जनरल था वो क्या कहलाया, वायसराय। तो कब से पूछेगा, कब से, तो कब से सर 1858 के एक्ट से, याद कर लेना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये 1858 को याद कर लेना, 1861 इसका आंसर होगा इससे पहले वाले क्वेश्चन का। 1858 यहां करा दिया, क्योंकि मेरे को इस टॉपिक के हर एक को कंप्लीट करना है, इस कारण ये छूट रहा था, तो इसको यहां पर करा दिया। अब इससे पहले मैं एक नोटिफिकेशन आप लोग को बता दूं। देखिए ये हमारे CGPSC नॉलेज इंस्टीट्यूट द्वारा शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती का कोर्स लॉन्च हो रहा है, ठीक है। बैच स्टार्ट हो रहा है, नया फ्रेश बैच है 1 सितंबर से, ठीक है। तो याद कर लेना, इसका फीस रहेगा 6000, उसको 50% का ऑफ चला करके 2999 कर दिए हम लोग ने। ऑनलाइन का 5000 है, वो 2499 में आप लोग को मिल जाएगा, 50% का ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, 1 सितंबर से है। शिक्षक, सहायक शिक्षक, केवल शिक्षक का करना चाहते हो तो पर भी कर सकते हो, उसके लिए भी फीस का स्ट्रक्चर थोड़ा कम है ना। आप कॉल करके इस नंबर पर पता कर सकते हो। और केवल इसमें शिक्षा शास्त्र एवं विकास जो CDP का पोर्शन है उसी को पढ़ना चाहते हो, वो भी 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसका फीस बहुत कम है, आप कॉल करके पता कर लेना, ठीक है। और ये DDU नगर गोल चौक हमारा ये एड्रेस है रायपुर में, यहाँ पर आकर के भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था, इसके बारे में भी आप लोग को जानना है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। तो जितना भी आप जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं हम लोग। चलिए, रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ओके 1892, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन यहां पर लिखा गया है, ठीक। सही कथन का चयन करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए, चलिए बताइए। 1892 20 जून 1892 को लागू किया गया था, ये गलत हो जाएगा। 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 थी, ये देखिए, सोचिए। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, पूरक इस पर सोचिए, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए इसका बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका आंसर हो जाना है, देखिए ये पूरक जोड़ दिया तो ये भी गलत हो गया, और ये 5 ये वाला सही है, केवल 2 डी इज द राइट आंसर। CGPSC प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको इजीली वे में आपको इसको बताना था, ठीक है। ये 20 जून को नहीं लागू हुआ है, याद कर लेना, ठीक। ये पूरक जोड़ दिया तो ये गलत हो गया, ये सही है, ठीक। 24 सदस्यों में से गैर सरकारी 5 थी, ये सही है, और इसका आंसर केवल डी सही हो जाएगा। डी इज द राइट, केवल 2 डी इज द राइट आंसर। चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत परिषद अधिनियम 1892, इस अधिनियम की विशेषता देखें तो इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, इसको याद कर लेना। और इसमें देखो, बजट पर बहस करने की छूट मिली, बजट पर बहस करने की छूट मिली, लेकिन कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति तो दी गई, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं मिली, पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं मिली। केवल एक बार आप प्रश्न पूछ सकते हो, उसके अलावा आप पूरक प्रश्न और उससे रिलेटेड बार बार प्रश्न नहीं पूछ सकते, ये आपको जानना था। और इसी को पूछा है स्टेटमेंट में कि पूरक प्रश्न पूछने की छूट दी गई थी, तो पूरक नहीं है भैया, केवल प्रश्न पूछने की, बजट पर बहस करने की छूट, लेकिन एक बार प्रश्न करना है, उसके बाद 10 बार उसको टोकना नहीं है, याद कर लेना। और इसी एक्ट के थ्रू 1892 के थ्रू अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, इनडायरेक्ट इलेक्शन की आपका शुरुआत, याद कर लेना, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब यहां पर से देख लो, 1892 याद कर लेना, 1892, इसके बाद आ जाएगा क्या जी, 1909, 1909 के बाद
1919, 1919 के बाद 1935 का एक्ट, ये 4 आपके एक्ट यहां पर देखने मिलेगा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहां से स्टार्ट हुआ है तो याद कर लेना, अप्रत्यक्ष निर्वाचन देखोगे तो 1892 से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसमें अब जुड़ते जाएगा अलग से कुछ पृथक निर्वाचन जुड़ेगा, सांप्रदायिक निर्वाचन जुड़ेगा, ये सब जुड़ते जाएगा अलग अलग में। अब इसी को समझना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक ही था, याद कर लेना, डी। चलिए, व्हाट वाज प्रोवाइडेड फॉर इन द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, 1892 के बाद 1909 देखो, 1909 में कौन सा आपका आ जाएगा, 1909 में कौन सा आ जाएगा, इसका आंसर लो, ठीक है। तो मैं बोला अप्रत्यक्ष निर्वाचन शुरू हुआ था 1892 में, इसमें हो जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ओके, अब धर्म के आधार पर अलग से प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत पहला में 1892 में, याद कर लेना, 1892 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन सर, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ओके, मेरी राइटिंग पर मत जाना ना भाई, मैं कुछ भी लिख देता हूं ऐसी, ठीक है, लेकिन मेरा राइटिंग अच्छा ही है, ठीक है। जब कॉपी में देखोगे तो यहां पर मैं कुछ भी लिख देता हूं। 1892 के बाद देखोगे तो 1909 सर, और 1909 में सांप्रदायिक, ओके, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ओके, याद कर लेना भाई, कोई दिक्कत। अब इसके बारे में देखते हैं, क्या क्या है, किसके, 1909 के एक्ट, 1909। देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पीएससी का, देखो यहां पर देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में। तो देखिए, पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान, इसी को लॉर्ड मिंटो को अब देखो, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। तो पूछा जाएगा सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन था, तो लॉर्ड मिंटो, याद कर लेना, लॉर्ड मिंटो, क्योंकि ये वायसराय उस समय के थे, है ना। मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 के, जो एक्ट को ही क्या बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। तो ये मिंटो था सांप्रदायिक निर्वाचन का आपका जनक। इससे क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ने लगे, उनके बीच में मतभेद होने लगा। इसी कारण इन्होंने ऐसा किया था कि हम मुस्लिमों को अलग से दे देते हैं, मुस्लिम को खुश कर देते हैं, लेकिन उससे दुखी हो जाएंगे हिंदू और लड़ेंगे आपस में, यही इनका क्या था, रणनीति था। बजट पर प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने, देखो उसमें पूरक प्रश्न नहीं था, 1892 में पूरक प्रश्न नहीं था, इसमें पूरक प्रश्न पूछने पर और मत देने का भी अधिकार मिला, बिल्कुल मिला। इसमें अपडेट हुआ, ये चीज अपडेट हुआ, देख लीजिए। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। प्रथम भारतीय सदस्य कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, विधि सदस्य के रूप में इनको लिया गया था। इसके बाद देखिए, इस अधिनियम ने प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया। देख रहे हो ये लोग कैसे बांट रहे हैं, ताकि भारत की एकता और अखंडता टूट जाए, इसी कारण ये लोग किए। इसी कारण देखोगे 1909 में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे, और मिंटो वहां के यहाँ वायसराय थे। मिंटो वायसराय और लॉर्ड मार्ले भारत के राज्य सचिव, इसी कारण इसको मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है, मार्ले मिंटो सुधार बोला जाता है। तो याद रहेगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, प्रश्न, पूरक प्रश्न पूछने का और मत देने का अधिकार बजट के लिए। यहां पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को याद कर लेना, यहां पर अलग से प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, यहां चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व, ये सब याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन इंडिया।
पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ, पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ कौन से में देखो बताओ? पृथक निर्वाचन मंडल, तो पृथक निर्वाचन बोला हूं, पृथक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन पूछा जाए तो क्या लेना है सर? 1909 लेना है, 1909, 1909 लेना है आपको, बताया ना मैं अभी, 1909 लेना है आपको, ठीक है, ठीक, ये आपको जानना है, अभी बताया हूं। इसके अलावा हम लोग देख लो पिट्स इंडिया एक्ट को देख लेते हैं, और यहां पर पिट्स इंडिया एक्ट और ये चार्टर एक्ट को देख लेते हैं, दोनों को देखिए। पिट्स इंडिया एक्ट क्या में क्या क्या है? तो पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बीओसी बीओडी, जो बीओडी व्यापारिक मामलों के लिए था और बीओसी कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए था। ये जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसके बाद रेमजे पिट्स वहाँ के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपनी अध्यक्षता पर ये एक्ट लागू किया था, इस कारण इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया। और इसमें इन्होंने व्यापारिक मामलों के लिए क्या बना दिया गया? उनको कंट्रोल करने के लिए बीओडी, और राजनीतिक मामलों के लिए जो सत्ता संचालन कर रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिया गया, याद कर लेना, ठीक है। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पर बीओसी और बीओडी और बीओसी के अंतर्गत क्या किया गया? कंट्रोल किया गया। ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट याद कर लेना। 1833 का चार्टर एक्ट देखोगे, 1833 का चार्टर एक्ट देखोगे सर, तो याद कर लेना, बंगाल के गवर्नर जनरल, मैं बोला पहले गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर, फिर भारत का गवर्नर, तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल, उनको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मैं बोला हूं गवर्नर, गवर्नर था, गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, है ना, बंगाल का गवर्नर, ठीक, फिर इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया सर, तो इसको याद कर लेना जी। तो ये कब बनाया? उसमें जैसे वायसराय कब बनाया था मैं बताया हूं 1858 के एक्ट में, उसी तरीके से बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? 1833 के एक्ट से, 1833 के एक्ट से याद कर लेना। 1833 के एक्ट से क्या बना? भारत का गवर्नर जनरल बना। और ये भारत का गवर्नर जनरल कब वायसराय बना? बताइए, वायसराय कमेंट करके बताइए। मैं बताया हूं, अब भी बताया हूं, इसको नहीं जानोगे तो मत, आप ये कब बना इसको बताइए। चलिए कमेंट करना है आप लोग को, ठीक है, तो आपका ये आपको जानना है। फिर आप देखोगे तो विलियम बेंटिक लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम क्या करेंगे? विधि आयोग का गठन करेंगे। इसी में देखोगे तो 1833 के एक्ट के में एक प्रावधान किया गया है ना, और उसमें एक लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किसने? बेंटिक ने विधि आयोग का गठन किया, प्रथम विधि आयोग, और इन्होंने ही विधि के लिए आपका देखोगे सीपीसी, सीआरपीसी, ये सब एक्ट के बारे में इनका उल्लेख है, ठीक, ये आपको जानना है, ओके, याद कर लेना। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए, व्यापारिक अधिकार कंप्लीट रूप से खत्म कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। तो इसमें 1833 में 2-3 चीज आपको जानना है। एक तो जानना है क्या कि इसमें जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। बेंटिक की अध्यक्षता, बेंटिक ने मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया, ठीक है, और जो व्यापारिक अधिकार था कंपनी का उसको समाप्त कर दिया गया और इसको केंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक है, ये सब जानना है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मसौदा तैयार करने वाली संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? संयुक्त चयन समिति, इस 1935 का जो एक्ट बना था उसका
ड्राफ्टिंग के लिए जो संयुक्त चयन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसका आंसर लेना है सर आपको लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ये वायसराय थे, और ये आपको याद रख लेना लॉर्ड लिनलिथगो, ये इन्हीं की अध्यक्षता में ये मसौदा तैयार किया गया था 1935 में। ये देखिए पीएससी एसीएस 2022 का क्वेश्चन है, ये पीएससी एसीएस 2022 का क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा ए लिनलिथगो। लिनलिथगो अब देखिए 1935 के अधिनियम में, अधिनियम ये एक प्रकार से संविधान की ढांचा है, रूपरेखा जैसा है। तो इसमें देखोगे तो 321 अनुच्छेद थे और 10 शेड्यूल था, 10 शेड्यूल 10 शेड्यूल थे। ये आपको जानना, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल ना, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, ये आपको जानना है। तो इसमें क्या क्या किया गया, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, एक ही अखंड भारतीय अखिल भारतीय संघ की स्थापना होगी ऐसा बोला। प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई, प्रांतीय मतलब प्रदेशों में स्वायत्तता लाने की बात की गई, जिसको प्रांत बोला जाता था उस समय। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, केंद्र में द्वैध शासन, बताऊंगा द्वैध शासन क्या होता है, ठीक है। इंग्लैंड में भारत परिषद की समाप्ति, जो भारत परिषद इंग्लैंड में था उसको समाप्त कर दिया गया। और रिजर्व बैंक, देखिए रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब, कौन से एक्ट के थ्रू हुआ, 1935 के एक्ट के। संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, संघ में भारत में सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय की स्थापना देखोगे तो 1935 लेना है। 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ हो गया, ये आपको जानना है। और देखो 1935 में दलित जाति, महिला, मजदूर, इन वर्ग के लिए निर्वाचन की व्यवस्था की गई, इनके लिए भी निर्वाचन की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई 1935 में, इसको भी याद रख लेना है। ओके, दलित जातियों, महिलाओं, मजदूरों वर्गों के लिए क्या निर्वाचन की व्यवस्था 1935। ओके ठीक, तो महिला के लिए पृथक निर्वाचन पूछा जाए तो 1935, दलितों के लिए 1935, ये सब आपको जानना है। ओके, ये आपको जानना है इतना चीज। तो ये हो गया आंसर। ठीक, मताधिकार का विस्तार हुआ, लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्राप्त हुआ, याद कर लेना। इसके बाद इसमें डिटेल और जानते हैं। देखिए किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की, प्रांतीय स्वायत्तता, देखो यहां पर देखो ये 1935 में है, ये आंसर होगा डी, डी आंसर होगा। प्रांतीय स्वायत्तता किसमें, तो याद कर लेना 1935 लेना है जी इसका आंसर। क्या लेना है सर, 1935 लेना है, 1935 ये आपको जानना है। ठीक, तो ये झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। देखिए इसके बाद देखते हैं 1909 तो पढ़ लिए थे, मार्लेमिंटो सुधार। अब 1919 देख लो, 1919 को बोला जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, याद कर लेना भाई, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। एक थे उस समय के वायसराय, एक थे राज्य सचिव, भारत राज्य सचिव, ठीक है, याद कर लेना। ठीक, तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोविजन थे 1919 के इस भारत शासन अधिनियम में। तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, केंद्र में ना, केंद्र में। बाद में इसके बाद कौन सा लागू हुआ, 1935, और इस 1935 में केंद्र के बाद प्रांत में स्वायत्तता, प्रांत में द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत प्रांत में शुरू हुई। केंद्र में पूछा जाए तो 19 और प्रांत में पूछा जाए तो 1935 याद रख लेना, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन, आपका द्वैध शासन की शुरुआत लियोनस कार्टियस को इसका जन्मदाता बोला जाता है। द्वैध शासन का जन्मदाता कौन है, लियोनस कार्टियस, याद रख लेना। और प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत कब, 1919 में। 1919 में द्वैध शासन प्रणाली क्या होता है, तो एक तो प्रांतीय विषय और एक आरक्षित विषय, प्रांतीय विषय, आरक्षित विषय, ठीक है, प्रांतीय विषय और आरक्षित विषय, ठीक है। प्रांतीय विषय के दो भाग ना, एक तो प्रांतीय विषय के दो भाग, एक तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में राजस्व, न्याय,
वित्त और पुलिस, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य। ये तो देखो आरक्षित विषय अपने अंतर्गत रख लेते हैं वो लोग, ये ब्रिटिश लोग रख लेते हैं, ब्रिटिश लोग। और एक देखोगे तो सुधारात्मक हस्तांतरित विषय ये राजा को दे देते हैं, राजा को या वहां के लोगों को। इस तरीके से ये चलते रहता था, ठीक है। इसी को बोलते हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन दो पार्टों में डिवाइड किया गया, प्रांतीय विषय को दो भाग में। द्वैध शासन, एक तो आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय, ओके, याद कर लेना। इसके अलावा सांप्रदायिक आधार पर मुस्लिम को मिला था, केवल मुस्लिम को, कब? 1909 में। 1909 में मुस्लिम को मिला था। अब इसमें सांप्रदायिक आधार पर सिख को भी मिल गया, ईसाई को भी मिल गया, आंग्ल भारतीय और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन कर दिया गया। देखो 1892 से याद करना है, 1892 में क्या होता है? आपका अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट आपका इलेक्शन शुरू। उसके बाद 1909 में थोड़ा सा अपडेट होकर के उसमें सांप्रदायिक निर्वाचन, लेकिन केवल मुस्लिम के लिए, मुस्लिम के लिए, याद कर लेना भाई, मुस्लिम के लिए। फिर 1919 में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार होगा। इसका विस्तार अन्य धर्मों के लिए, सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपीय। और 1919 के बाद 1935 में देखोगे, 1935 में तो इसका और बड़ा बृहद रूप से विस्तार होगा, जिसमें महिलाओं को शामिल किया जाएगा, महिला को, दलितों को, है ना, अन्य लोगों को शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से 1892 से लेकर आपको ये चारों डेट को याद कर लेना, निर्वाचन से संबंधित, ओके, ये आपको जानना है। इस अधिनियम ने एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। ली कमीशन के सिफारिश पर लोक सेवा आयोग, तो पीसीएस या पीएससी की शुरुआत कब से? पीएससी की शुरुआत हुई थी 1919 से, यूपीएससी की शुरुआत 1935 से, याद कर लेना। भारत सचिव को महालेखा परीक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919, देखो यहां पर जब आया था अप्रत्यक्ष था, ये प्रत्यक्ष आपका डायरेक्ट इलेक्शन कब शुरू हुआ? डायरेक्ट इलेक्शन कब शुरू हुआ सर? तो 1919 में, याद कर लेना। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई तथा महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। महिला को वोट देने का अधिकार कब मिला? 1919 से मिला। पहली बार डायरेक्ट इलेक्शन कब हुआ? 1919 के एक्ट से हुआ। ये आपको जानना है, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक, ओके। अब देख लेते हैं साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1927 में, ठीक है। वो भारत आए, साइमन कमीशन भारत आए, और कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 को। 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। इसी कारण उस आयोग का बहुत विरोध हुआ, याद कर लेना। सभी अंग्रेज थे, उसमें भारतीय को शामिल न किए, है ना, इसी कारण उसका पुरजोर विरोध हुआ, ठीक है। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन हुआ 1927 में। अध्यक्ष थे एम.एन. अंसारी, है ना। इस एम.एन. अंसारी ने आयोग के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया इस अधिवेशन में। और इस सिफारिश देख लीजिए, इस आयोग के सिफारिश क्या क्या थे? तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान करना इसका सिफारिश था। औपनिवेशिक स्वराज, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना और मौलिक अधिकार, ये सब क्या थे? इस साइमन कमीशन के क्या थे? सिफारिश से, रिकमेंडेशन थे। लेकिन इस आयोग का पूर्ण रूप से विरोध हुआ। लाला लाजपत राय जी की इसमें डेथ भी हो गई, मृत्यु भी हो गई, क्योंकि इनका विरोध करते हुए जब पुलिस की लाठी उनके सिर पर पड़ी तो उनका मृत्यु हो गया, ठीक है। ये आपको जानना है। अब यही जो सिफारिशें थी, ये इनकी बहुत सारी बातें जितना भी विरोध करने के बावजूद भी 1935 के एक्ट में दिखाई देने पर लगी, ठीक है। ये आपको जानना है। तो अब देख लेते हैं 1935 का ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये लास्ट है शायद। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध, ये स्टार लगाया हुआ देख लीजिए, उत्तर यहाँ पर लिख दिया हूं मैं, स्टार लगा हुआ है। क्यों?
क्यों लगा है इसको समझना है, क्योंकि इसमें महिलाओं को मताधिकार दिया गया, ये गलत है। महिलाओं को मताधिकार 1919 मिल चुका था वोट देने का अधिकार, ठीक है। विदेशी व्यापार का उदारीकरण किया गया, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया गया, प्रादेशिक स्वायत्तता लागू की गई, ये सही है, ये सही है, ठीक है। तो इसको विलोपित किया गया था क्योंकि एक से अधिक आंसर लिया गया था, ठीक है, एक से अधिक आंसर लिया गया था। इस कारण ये हॉस्टल वार्डन, ITI हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन था, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, 1773 का एक्ट, 1784 का पिट्स एक्ट, फिर हम लोगों ने क्या देखा, 1892 देखा, 1813, 1833, 1861, ठीक है, यहां से ऐसे करता हूं, 1892, 1909, 1919, फिर 1935। और इसी 1935 के एक्ट का जो प्रावधान था उसका लगभग 75% हिस्सा अपने भारतीय संविधान में लिया गया है, भारतीय संविधान में लिया गया है। ओके, याद कर लेना भाई, 75% हिस्सा ये 1935 एक्ट का भारतीय संविधान में लिया गया है। तो इन सारे एक्ट को हम लोग देखें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक विकास, संवैधानिक विकास, याद रहेगा, संवैधानिक विकास क्रम, ठीक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इस पर नियंत्रण लगेगा सबसे पहले, तो जिसको बोला जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट, फिर ये चार्टर एक्ट है ना, चार्टर एक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, फिर ये लास्ट तक चलेगा, ठीक, लास्ट तक चलेगा। इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे राजशाही समाप्त करने के लिए कुछ और अधिनियम उपाधि के लिए उसको समाप्त करने के लिए लाया गया था, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से इतना को जानोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। 1773 से शुरू होता है, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट बोलेंगे, और ये 1935 में खत्म होगा। और इस 1935 का 75% हिस्सा भारतीय संविधान में लगभग देखने को मिलता है, ये आपको जानना है। फिर भारतीय संविधान का निर्माण होगा, ठीक है, देश आजाद होगा, भारतीय संविधान का निर्माण होगा। और आपको साथ ही साथ साइमन कमीशन को भी जान लेना है, साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन अभी बताया हूं क्या क्या प्रावधान थे, है ना, ये इसको जानना है। और इन सब एक्ट में कौन कौन से प्रावधान कब कब क्या क्या किया गया, इस सब को जानना है। ओके, तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। कम क्वेश्चन था लेकिन पूरा टॉपिक को हम लोग कवर कर दिए, पूरा MCQ के थ्रू। समझ आ गया? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक बिल्कुल कीजिए, सब्सक्राइब कर देना जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर भी करते जाना है ना। और साथ ही साथ डेली ये आपका यूट्यूब में आएगा ये वीडियो, ये डेली आपको देखना है। इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटी, कंप्लीट इंडियन पॉलिटी बना दिया जाएगा MCQ करके, हमारे चैनल पर आप जा करके उसको देख लेना। और इससे पहले आप जो लोग ज्योग्राफी के MCQ नहीं देख पाए हो, वो लोग जाइए, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी MCQ करके प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है, 14 लेक्चर है, 14 लेक्चर को आप देख लीजिए पहले, ठीक है। तो इसको भी देखना है, साथ साथ जो लोग नहीं देखे उसको भी कवर कर लो, ठीक। और जो लोग कोर्स शिक्षक भर्ती का लेना चाहते हो या ज्वाइन करना चाहते हो, ऑफलाइन आकर पढ़ना चाहते हो, वो जल्दी कीजिए और आकर के ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया होगा। पढ़ते रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।